हेलो दोस्तों, मैं नोबिता वापस से आ चुका हूँ न्यू स्टोरी के साथ। अगर इस स्टोरी पे 200 लाइक आते हैं तो तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड 1 नाइट स्टैंड। एक होटल रूम में एक लड़के को ड्रग्स दिया गया था। वो बहुत प्रॉब्लम में था कि तभी एक लड़की उस रूम में आती है। उस रूम में काफी अंधेरा हो रखा था जिससे दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते हैं। वो लड़की पूरी तरह से नशे की हालत में होती है। तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है। जब लड़के को लगता है कि कोई है यहाँ तो वो उस लड़की को पकड़ लेता है। जब उसे ये एहसास होता है कि ये एक नाजुक सी लड़की है तो वो उसे कमर से पकड़ लेता है क्योंकि अब उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। उसके बाद वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे किस करते हुए वो उसे बैग में ले जाकर लेटा लेता है और अब वो उसके होठों से होते हुए उसके गले में थ्रोइंग किसेस किस करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसके कपड़े निकालने लगता और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अगली सुबह धूप छनकर खिड़कियों से आ रही थी। एक लड़की बेड में आराम से सो रही थी कि तभी उसकी धीरे धीरे आंख खुलती है। तभी वो देखती है कि वो अपने रूम में नहीं है और ये कोई होटल का रूम है। जब वो उठने को हुई तो उसने देखा कि उसकी बॉडी काफी दर्द हो रही है और उसके बॉडी में कोई भी कपड़े भी है। ये सब देखकर तो वो बहुत डर जाती है। फिर वो याद करने लगती है कि कल क्या हुआ था। तभी दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और काफी सुंदर लग रही थी क्योंकि उसने मेकअप बहुत किया हुआ था। वो अंदर आती और उस लड़की को देखकर हंसने लगी है। वो और कोई नहीं उसकी सौतेली बहन है। उसे यहाँ देख उस लड़की सिया को बहुत गुस्सा आता है। उसकी सौतेली बहन कामिनी हंसते हुए कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ पूरी रात थी। कोई बात नहीं, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। और उसके पास जाकर उसके कान में कहती है कि जो तुम सोच रही हो सही सोच रही हो, ये सब मैंने ही किया है। और जोर जोर हंसने लगती है। तभी सिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाएगी? मैं पापा को सब बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनते कि कामिनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि कोशिश कर लो और चली जाती है। उसके जाने के बाद सिया उठती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे लव बाइट्स के मार्क बने हुए हैं। ये देखकर वो सोचने लगती है कि कितना जाहिल इंसान था कि उसने उसकी ये हालत कर दी। पता नहीं कौन था। ये सोचते हुए वो जल्दी से कपड़े पहनकर घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है कि उसकी सौतेली माँ उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है और फिर उसे एक और थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी कामिनी अच्छा बनने का नाटक करते हुए उनके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि माँ हो गई उससे गलती, अब क्यों मार रही हो, प्लीज अब उसे मत मारो। ये सब देखकर सिया सिर्फ अपने पापा को ही देख रही थी और उनके पास जाकर बोलती है कि पापा प्लीज आप तो मुझ पर विश्वास करते हैं ना, ये सब कामिनी ने किया है, उसने ही मेरे साथ ये गलत हरकत की है। जैसे ही उसके पापा ये सब सुनते हैं वो भी उसे थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं कि शर्म भी नहीं आती है तुम्हें अपनी बहन पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए, उसे तुम्हारी कितनी परवाह है और तुम ये सब बोल रही हो उसके बारे में। ये सब सुनकर तो सिया को भरोसा ही नहीं होता है कि ये उसके डैड है। उन्हें उस बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, उन्हें अपनी वाइफ और उनकी बेटी पर भरोसा था। ये सब देखकर तो सिया की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और वो सीधे अपने कमरे में जाती और अपना सामान पैक करने लगती है। अपना सामान लेकर नीचे आती है और देखती है कि कामिनी उसकी तरफ कुटिल मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी और उसकी सौतेली माँ भी कुटिल मुस्कान लिए उसे ही देखे ही जा रही थी। वो सीधे अपने पापा के पास जाकर उनसे बोलती है कि डैड, आपने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया, आज आपने ये साबित भी कर दिया। और फिर अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर अग्रवाल सोचने लगते हैं कि सिया ने जाते टाइम क्या कहा था उनसे। तभी मिसेज अग्रवाल आकर बोलती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। उस महानुस की बातों को याद करके वो जहाँ जाएगी अपनी महुशियत ही फैलाएगी। उनके ऐसा बोलने से मिस्टर अग्रवाल का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। घर से निकलने के बाद सिया अपने दोस्त सुमन के यहाँ जाती है और उसकी हेल्प से वो एक घर में रहने लग जाती है और पास में ही काम करने लगती है। एक महीने बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसे थोड़ी खुशी और थोड़ी टेंशन हो जाती है। अपने दोस्त की वजह से उसे थोड़ी राहत रहती है। ऐसे ही दिन बीतने लगता है और डिलीवरी का टाइम आ जाता है। सुमन उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। उसकी डिलीवरी होती है तो उसे लगता होता है लेकिन वो बहुत कमजोर था और बच भी नहीं पाया था। जब सिया को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा मर गया है तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। सुमन जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और सिया की देखभाल में लग जाती है। एक हफ्ते बाद सिया बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो अपने बच्चे को खोने के दर्द को सह भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो इंडिया से बाहर चली जाएगी। और अपनी फ्रेंड की हेल्प से वो लंदन चली गई, सबसे दूर अपने बच्चे की यादों को भुलाने ले लिए। एपिसोड 2 4 साल बाद डॉट 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 मुंबई एयरपोर्ट पर एक लड़की जिसके बेहद खूबसूरत आंखें और लंबे बाल, गुलाबी होठ, 5'5" हाइट, गोरा रंग, कुर्ती और लेगी पहने दुपट्टा लिए बेहद ब्यूटीफुल दिख रही है और किसी का वेट कर रही है।
तभी एक लड़की भागकर आकर उसके गले लग जाती है और उससे बोलती है कि सिया, आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू मेरी जान। सिया, आई ऑल्सो मिस यू सो मच, लेकिन तू इतनी लेट कैसे हो गई? और तुझे तो पता ही है कि दी की शादी है तो काम बहुत ज्यादा है, और एक तू है जो बस 2 दिन पहले आ रही है। चल घर चल, मोम वेट कर रही है, तेरा बहुत गुस्सा भी है। सिया, ऑफ डियर तू तो जानती है न सब, फिर भी सुमन तूने घर में बताया तो नहीं कि अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ? सुमन, बिल्कुल नहीं मेरी जान, ये तो तेरा सरप्राइज है, मैं कैसे बर्बाद करती। सुमन सिया का बैग गाड़ी में रखी और दोनों घर के लिए निकल पड़ी। खन्ना घर हाउस। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। आज हल्दी है और मिसेस खन्ना हल्दी की तैयारी में लगी है। तभी एक कार घर के बाहर आके रुकती है और सिया और सुमन घर के अंदर जाती है। तभी मिसेस खन्ना उसको वहीं गेट पर रुकने का बोलकर आरती लाती है और उसकी आरती करके उसके अंदर लाती है और उसके कान पकड़कर, ये भी कोई टाइम है आने का, घर की बेटी ही इतनी लेट आएगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ बोलो। सिया, सॉरी मासी न, प्लीज माफ कर दो अपनी प्यारी सिया को। मिसेस खन्ना उसे प्यार से गले लगाकर, एक तू ही निशानी है मेरी आरती की, तुझे अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, अब तू मेरे ही पास रहेगी बस, समझी न तू? सिया, जो आज्ञा हो माता जी की। सब हंसने लगते हैं। मासी पूजा दी कहा है बेटा, वो अपने कमरे में है, तैयार हो रही है, हल्दी है ना आज, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, तुमको देखकर बहुत खुश हो जाएगी, आखिर तुमसे प्यार जी इतना करती है। सिया, जी मासी। सुमन और सिया भी तैयार होने जाती है। तभी मिसेज रघुवंशी अपने बेटे की हल्दी लेकर आती है। मिसेज खन्ना, आइए मिसेज रघुवंशी बैठिए। नहीं मिसेज खन्ना, हम बस हल्दी देने आए थे करण की, और कल शाम को संगीत के लिए कहने भी आए थे, हम सब आप लोगों का वेट करेंगे। जी बिल्कुल मिसेज रघुवंशी, हम सब लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। अच्छा मिसेज खन्ना, हम चलते हैं। मिसेज खन्ना के जाने के बाद हल्दी की रस्म शुरू की जाती है। पूजा को पाटे पर बैठाया जाता है और सबसे पहले हल्दी उसकी मम्मी लगती है, फिर धीरे धीरे बाकी सब लोग भी लगाने लगते हैं। मिसेज खन्ना अंडस को, चलो अब पूजा को उसके रूम में लेकर जाओ, उसको नहाना भी है। तभी सिया और सुमन आते हुए, ऐसे कैसे, अभी हम दोनों बाकी है। जैसे ही पूजा की नज़र सिया पर पड़ती है वो बहुत खुश हो जाती है और दोनों हाथ फैला देती है, जिससे सिया भागकर उसके गले मिल जाती है और दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया अंडस को उसके आंसू साफ करते हुए, नहीं दिया, आप ऐसे रोएंगी तो शादी में आप अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए आप बिल्कुल नहीं रोएंगी, और अब हम हमेशा हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गए हैं और अब आप सबके ही पास रहेंगे। पूजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर उसे हल्दी लगती है और खूब मस्ती भी करती है। तभी मिसेज खन्ना, सिया, सुमन जाओ, ले जाओ अपनी दी को उनके रूम में, नहाना भी है और कल की भी तो तैयारी करनी है। फिर दोनों पूजा को उसके रूम में छोड़कर चली जाती है। पूजा नहाने चली जाती है। सिया अपने रूम में जाकर सो जाती है क्योंकि वो बहुत थक गई होती है। रात 8 बजे मिस्टर खन्ना मिसेज खन्ना से पूछते हैं कि सिया कहाँ है, तो वो बोलती है कि अपने कमरे में है। तो मिस्टर खन्ना सिया के रूम की तरफ चले जाते हैं। सिया का रूम में मिस्टर खन्ना अंदर आते हुए देखते हैं कि सिया बच्चों की तरह सो रही थी। मिस्टर खन्ना प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए, कितने आराम से सो रही है हमारी बेटी, न जाने कितनी ही तकलीफ झेली है इसने, 2 पल की खुशियां भी नसीब नहीं हुई हमारी बेटी को। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिसेज खन्ना अंडस को, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम सब है ना सिया का ध्यान रखने के लिए, और हम भी। पूजा और सुमन भी अंदर आते हुए, डैड आप परेशान मत हो, ये आपकी लाडली ने अब सब कुछ सीख लिया है, अब वो पहले वाली सिया नहीं है कि कोई भी आकर उसे परेशान कर सकता है, अब वो सबका सामना कर सकती है। सो चिल डैड, हम मिस्टर खन्ना अंडस को, हमने सोच लिया है कि पूजा की शादी के बाद हम सिया से बात करेंगे उसकी शादी के लिए। मिसेज खन्ना अंडस को, हाँ आप सही कह रहे हैं। इसके बाद मिस्टर खन्ना सिया के माथे पर किस करके बाहर आ जाते हैं और मिसेज खन्ना पूजा भी बाहर आ जाते हैं, बस सुमन ही उसके पास रुकती है। 9 बजे डाइनिंग हॉल में सब बैठे डिनर कर रहे होते हैं तो मिस्टर खन्ना सिया से अंडस को, सिया बेटा अब आगे क्या करना है तुम्हें? सिया अंडस को, बड़ी आप तो जानते ही हैं कि हम डॉक्टर की पढ़ाई की और वो भी छोटे बच्चों की, तो हम दी की शादी के बाद रघुवंशी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क करने वाले हैं और हमारा ट्रांसफर भी लंदन से यहाँ हो गया है, इसलिए हमने अभी लिव ली है, दी की शादी के बाद ही ज्वाइनिंग करेंगे। मिस्टर खन्ना अंडस को, वेरी गुड बडी, हम आपके साथ है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कह सकती हैं ना, यखुना वी आर फ्रेंड्स। सिया, यस बडी एंड डोंट वरी, आई विल मैनेज। मिस्टर खन्ना, ओ बडी। मिसेज खन्ना, चलो सब लोग चलो सोने, कल मेहंदी और संगीत दोनों है और बहुत काम भी। उसके बाद सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। एपिसोड 3 मॉर्निंग 9 बजे सिया आराम से बेड में सो रही थी, तभी सुमन आती है और सिया को उठाती और कहती है कि
सिया कितना सोएगी, चल ना अब उठ, 9 बज गए हैं यार, अगर मम्मा आ गई ना फिर मेरे को मत बोलना कि उठाया नहीं, समझी। सिया कसमसाते हुए, सोने दे यार, कितने टाइम बाद तो सुकून की नींद आई है। सुमन अंडरस्को यार अब न उठेगी, अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो एक जग भरकर पानी उसके ऊपर डाल देती है। सिया चौंक कर उठ जाती है। सुमन की बच्ची, तू रुक, अब तू नहीं बचेगी, और दोनों एक दूसरे से पिलो फाइट स्टार्ट कर देती है। तभी मिसेज खन्ना आते हुए, स्टॉप लाइक अ किड्स। दोनों रुक जाती है और सर नीचे करके खड़ी हो जाती है। मिसेज खन्ना अंडरस्को अब जाओ, दोनों रेडी होकर नीचे आओ और ब्रेकफास्ट करो, फिर मेहंदी वाली भी आती होंगी। दोनों चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह चली जाती है। उनको ऐसे देखकर मिस्टर खन्ना और पूजा दोनों हंसने लगते हैं। तभी मिसेज खन्ना अंडरस्को, जाए आप लोग भी रेडी हो जाए, काम बहुत है। फिर सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। 11 बजे घर खन्ना हाउस में चारों तरफ चहल पहल है। मिसेज खन्ना अंडरस्को सिया से, जाओ पूजा को ल आयो, मेहंदी वाली आ गई है। सिया और सुमन बहुत अच्छे से तैयार होती है, दोनों ने लहंगा पहना होता है। पूजा को बुलाने जाते हैं। पूजा के रूम में पूजा बिल्कुल रेडी थी, और जैसे ही सुमन और सिया उसके रूम आते हैं तो देखते कि पूजा तैयार होकर बैठी है। सिया और सुमन दोनों उसके गले लग जाती है। यू आर सो ब्यूटिफुल, थ्रोइंग किसेस। दोनों पूजा को नीचे लेकर आती है और बैठाती है। मेहंदी वाली उसके मेहंदी लगाना शुरू करती है। तभी सुमन, क्यों सिया कुछ डांस हो जाए। हाँ बिल्कुल, सिया कहती है। तभी म्यूजिक बजता है। सिया डांस करते हुए, ये गलियां ये चौबा, यहाँ आना न दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तो, मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियाँ, देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियाँ, तेरे जैसी सहेली मेरी चूड़ियाँ, तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाए, मेरी गोरी हथेली रचाए, तेरी आंख क्यों लाडो भराए, तेरे घर भी बजेगी शहनाई, सावन में बादल से कहना, परदेस में मेरी बहना, अब हम तो भय आमा मिलने गले, चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे, आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको, अब हम तो भय। पूजा रोते हुए गाती है, देख तू ना हमें भुलाना, माना दूर हमें है जाना, मेरी अलहर सी अटखेलियां सदा पलकों बीच बसाना, जब बजने लगे बाजे गाजे, जब लगने लगे खाली खाली, उस दम तू इतना समझना, मेरी डोली उठी है फूलों वाली। थोड़े दिन के ये नाते थे, कभी हंसते थे गाते थे, अब हम तो भय। तीनों एक दूसरे के गले मिलती और रोने लगती है। तभी मिसेज खन्ना उन तीनों के पास आती है और चुप करवाती है, चलो अब तुम दोनों भी मेहंदी लगवा लो। दोनों जाकर मेहंदी लगवाती है कि तभी सिया के हाथ में गलती से आर लिख जाता है। सिया मेहंदी वाली से, अंडरस्को ये क्या किया आपने। सुमन अंडरस्को सिया, चिल ना, क्या था तेरे मिस्टर परफेक्ट का नेम आर से ही हो। सिया उसे आंख दिखाती है और मेहंदी साफ करने चली जाती है। मेहंदी साफ करने के बाद देखती है कि उसके हाथ में मेहंदी रच गई है। सुमन अंडरस्को, यार क्या बात है, इतनी जल्दी रंग चढ़ भी गया, वाह क्या बात है, जो भी मिलेगा सिया तुझे बड़ा प्यार करेगा। सिया मुंह बनाते हुए, देख लेंगे। शाम 6 बजे घर पूजा, सिया, सुमन कितना टाइम लगाओगी लड़कियों, जल्दी करो लेट हो जाएगा। मिसेज खन्ना आवाज देते हुए। तभी सुमन बाहर आए। ग्रीन कलर का लहंगा पहने बहुत प्यारी लग रही थी। उसके पीछे सिया आते हुए ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहने हुए लाजवाब लग रही थी। फिर पूजा आते हुए ग्रीन कलर में क्या बला की खूबसूरत लग रही थी। मिसेज खन्ना तीनों को काला टीका लगा देती है कि किसी की नजर न लगे। उसके बाद सभी रघुवंशी महल के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, थोड़ा रघुवंशियों के बारे में भी जान लिया जाए। जतिन रघुवंशी अंडरस्को 75 साल के और सबसे बड़ी मेंबर। ज्योत्सना रघुवंशी अंडरस्को 73 साल और जतिन जी की पत्नी। सतीश रघुवंशी अंडरस्को जतिन जी के बड़े बेटे और इनकी पत्नी। कोमल रघुवंशी, जैसा इनका नाम वैसे ही इनका नेचर, सब पर प्यार लुटाती रहती है। अनीश रघुवंशी अंडरस्को जतिन जी के छोटे बेटे और इनकी पत्नी। सुलोचना, ये भी नेचर में सबसे अच्छी हैं। राम रघुवंशी अंडरस्को हमारे हीरो और सतीश जी के इकलौते बेटे। ये कम बोलना पसंद करते हैं, गुस्सा तो इनकी नाक पर ही रहता है। इस समय रघुवंशी इंडस्ट्री के सीईओ है और 22 साल की उम्र में ही कंपनी को संभाल लिया था। अब ये 30 साल के हैं और इनका 4 साल का बेटा है, रेहांश रघुवंशी। इनके इकलौते दोस्त करण राजपूत है, जिनकी शादी पूजा से हो रही है। करण के मॉम डैड का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब से करण रघुवंशी मेंशन में ही रह रहे हैं। प्रेम सिंह राम के असिस्टेंट है और इनके कॉलेज फ्रेंड भी है। राम के एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है, भाई रोहन और बहन मीरा। रोहन राम के साथ ही कंपनी जाता है और मीरा कॉलेज फाइनल ईयर में है।
एपिसोड 4 रघुवंशी मेंशन। घर खन्ना फैमिली रघुवंशी मेंशन में पहुंच गई और सब कार से उतरे। सामने ही सतीश जी और कोमल जी और साथ ही अनीश जी और सुलोचना जी गेट पर ही उनका वेलकम करते और अंदर लेकर जाते हैं। सभी अंदर जाने लगते कि तभी सिया को लंदन से कॉल आ जाती है तो सबको बोलकर साइड में बात करने चली जाती है। सब लोग अंदर चले जाते हैं। सिया कॉल पर बात करके जैसे ही पीछे मुड़कर जाने को हुई तो वो किसी से टकरा गई और वो दोनों साथ ही नीचे गिर गए। उनके होठ आपस में टच हो गए। दोनों को ही कट लगा। ऐसा लगा जैसे दोनों ही ये एहसास पहले भी फील कर चुके हैं। तभी सिया की कॉल से दोनों का ध्यान टूटा। सिया तुरंत खड़ी हुई और आव देखा न ताव सीधे ऐसे गायब हुई जैसे उसके पीछे शेर पड़ा हो और जाकर एक जगह चुप गई और अपनी बढ़ती हुई सांसों और दिल की धड़कनों को शांत करने लगी। सिया मन में अंडरस्को हे शिव जी, ये क्या था? हमारी धड़कनें इतनी क्यों बढ़ी हुई हैं? हमें उनसे दूर रहना होगा वरना हम पागल हो जाएंगे। वो बैठे हुए थी, सब सोच रही थी। वही दूसरी तरफ सिया के जाने के बाद राम उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा। ये एहसास ऐसा लगा जैसे मानो कि हम पहले भी ये फील कर चुके हैं। लेकिन उनका चेहरा, उनकी वो आंखें सच में बहुत खूबसूरत थी। हमें उम्मीद है कि आप हमें दोबारा जरूर मिलेंगी। ये सोचते हुए वो अंदर मेंशन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही अंदर पहुंचा प्रेम भागते हुए उसके पास आया और बोला, बॉस वो लिटिल प्रिंस गायब है, कहीं मिल नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम उन्हें हमने मिस नीता के पास देखा बट अब उनके पास नहीं है और कहीं मिल भी नहीं रहे। राम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ ना, कोई भी नहीं बचेगा आज। ढूंढो उन्हें और नीता को मेरे पास लेकर आओ। प्रेम जी कहते हुए चला गया और नीता को उसके पास लेकर आया। नीता ने जैसे ही राम की आंखें देखी तो वो गुस्से से लाल हो गई। उसने उससे पूछा कि तुमने हमारे बेटे से ऐसा क्या कहा कि वो कहीं गायब हो गया? नीता और डर गई। उसने डरते हुए कहा कि प्रिंस, हमने कुछ भी नहीं कहा। राम जोर से चीखा। निता उसकी चीख से सभी का ध्यान उनकी तरफ हो गया। हमने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। नीता तो पहले ही डरी हुई थी लेकिन अब वो और डर गई। वो जानती थी कि अगर उसने सच नहीं कहा तो राम उसे जान से मारने में टाइम भी नहीं लगाएगा। उसने धीरे से कहा, वो हमने कहा कि हम उसकी मम्मा बनेंगे और वो हमें मम्मा बोले। अगर वो भी नहीं चाहते तब भी हम उनकी मम्मा बनकर रहेंगे। ये सुनते वहां घर के सभी लोगों को गुस्सा आ गया। राम ने कहा, प्रेम को इशारा किया और बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया। ढूंढो हमारे प्रिंस को। सब लोग लिटिल प्रिंस को ढूंढने में लग गए। वहां आए हुए गेस्ट बातें करने लगे। वही दूसरी तरफ सियाजहां छुपकर अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आए। उसने उस तरफ देखा कि एक 4 साल का बच्चा रो रहा था। सिया तुरंत उसकी तरफ बढ़ी और उसे गोद में उठा लिया, लेकिन वो बच्चा डर गया। तभी सिया ने प्यार से उसके सर को सहलाकर कहा, अंडरस्को बेबी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? हमें बताओ, हम अभी उसको डांटते हैं। जब उस बच्चे ने सिया की प्यारी आवाज सुनी तो वो संत हो गया उससे और चिपक गया जैसे एक बच्चे को उसकी मां मिल गई। सिया प्यार से उसके सर को सहलाती रही। जब वो बच्चा बिल्कुल शांत हो गया तब सिया ने कहा, कटिपी क्या हुआ? आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी आंटी है ना, आप हमसे बोलना जो भी आपको परेशान करे। और कटिपी वो बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला और सिया से चिपका ही रहा। सिया ने सोचा, लगता है बच्चा डर गया है, जरूर गेस्ट में से किसी का होगा, इसलिए उस बच्चे को लेकर मेंशन के अंदर चली गई। जैसे ही वो मेंशन के गेट पर पहुंची उसने देखा कि बहुत सारे किसी को ढूंढ रहे हैं। तभी किसी की नज़र सिया पर पड़ी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, बॉस, लिटिल प्रिंस मिल गए। उसने सिया की तरफ इशारा किया। सबने सिया की तरफ देखा। रघुवंशी फैमिली हैरान हो गई कि लिटिल प्रिंस किसी के पास नहीं जाते हैं और अब एक लड़की की गोद में है। जैसे ही राम ने देखा कि उसका बेटा उसी लड़की के पास है जिसके साथ उसकी किस थ्रोइंग किसेस हुई तो उसे थोड़ा सुकून मिला क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। उसे ये देखकर भी खुशी हुई कि उसका बेटा भी उसी को पसंद करता है। जब सिया और राम की किस हुई थी तब सिया राम को देख नहीं पाई थी, केवल राम ही देख पाया था, इसलिए सिया राम को देखकर भी नहीं पहचान पाई। राम उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही राम बच्चे को उससे लेने लगा वो और ही सिया से चिपक गया। ये देख सब हैरान हो गए। सब ने एक एक करके कोशिश की। मजाल है कि सिया को उसने छोड़ा हो। सिया को भी बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। तभी कोमल ने पूछा, बेटा आप कौन हो? तभी मिसेज खन्ना आते हुए, जी ये हमारी बेटी है, मतलब हमारी बहन की बेटी सिया राजपूत। फिर कोमल जी ने कहा, बेटा क्या तुम आज के लिए हमारे प्रिंस का ध्यान रख सकती हो? सिया अंडरस्को, अरे आंटी जी प्लीज आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, वैसे भी हमें बच्चे बहुत पसंद हैं और ये तो हमारे कटिपी हैं, इनका ध्यान तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। राम ने जब सुना तो उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। वो सिया को और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। सिया उसकी लाइफ पहली लड़की जो थी, इसलिए राम ने, अगर आपको को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कह सकती है। सिया ने पूछा, आप कौन? तभी कोमल जी ने कहा, बेटा ये हमारे बेटे राम रघुवंशी है और रेयांश के पापा। एपिसोड 5। सिया ने पूछा, रेयांश मतलब? तो कोमल जी ने कहा,
ये जो बच्चा आपकी गोद में है, इन्हीं का नाम रेयांश है। ओ सिया ने कहा। तभी उसने अपनी मासी से कहा, मासी हमारे जीजू से तो मिलवाए, हम भी तो देखे आखिर कौन है जिसने हमारी दी का दिल जीत लिया है। तभी कोमल जी ने कहा, आइए बेटा जी हम आपको सबसे मिलवाते हैं। आपने राम से तो मिल ही लिया, इनसे मिलिए, ये हमारे पति सतीश रघुवंशी और ये हमारे देवर अनीश रघुवंशी, इनकी पत्नी सुलोचना और ये है इनके बच्चे रोहन और मीरा। अब आइए इधर मिलवाते हैं आपके जीजू से आपको, ये करण राजपूत, पूजा के होने वाले हस्बैंड और आपके जीजू। सिया ने कहा, लो जीजू हम आपकी सबसे प्यारी और सबसे छोटी साली है। करण ने कहा, ये तो सही है कि आप बहुत प्यारी है, वैसे आपका नाम? जी हमारा नाम सिया है। करण देखा कि सिया की गोद में रेयांश है तो उसने राम की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। ये देख के तो करण को झटका ही लग गया। करण मन में अंडस को ये इतना मुस्कुरा रहा है, मतलब इसने अपने लिए सिया को चूज किया है। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, मुझे इससे बात करनी होगी और प्रेम को भी बोलना होगा, ना जाने क्या खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। वैसे आंटी आपने तो कटिपी की मम्मी से मिलवाया ही नहीं। ये सुनते वहां खामोशी छा गई और राम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत वहां से चला गया। उसे ऐसे जाता देख करण भी तुरंत उसके पीछे गया और प्रेम को भी बुला लिया। सिया ने सबकी तरफ देखा तो बोला, आंटी जी क्या हमने कोई गलत बात बोल दी है जो मिस्टर रघुवंशी ऐसे चले गए? कोमल, नहीं बेटा, इसने आपकी की कोई गलती नहीं है, बात ये कि रेयांश की मम्मी नहीं है। ओ तो मिस्टर रघुवंशी की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं बेटा, बात ये है कि राम की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, कोमल ने कहा। सिया अंडस को, तो फिर कटिपी कैसे? कोमल जी अंडस को वो राम शादी के लिए मान नहीं रहे थे और पापा जी को उनके परपोते चाहिए थे, इसलिए उन्होंने राम को ड्रग्स दिया और किसी लड़की को उनके पास भेजा। उसी रात की वजह से राम हम सबसे बात करना छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन कोई हमारे दरवाजे और रेयांश को छोड़ गया और उसमें यह भी लिखा था कि उसकी मां नहीं है, इसलिए वो उसे उसके बाप के पास छोड़कर जा रही है। हम लोगों ने रेयांश और राम का डीएनए भी करवाया तो सच में रेयांश राम की बेटा था। तब से हम लोगों ने उसकी बहुत अच्छे से केयर की, लेकिन एक हादसे की वजह से रेयांश बिल्कुल चुप हो गया है, किसी से बात नहीं करता सिवाय अपने चाचू और अपने डैड के। कभी कभी हम लोगों से भी बात कर लेता, लेकिन सिर्फ नोटपैड से, बोलता कुछ नहीं है। हम लोग सब कुछ करके देख चुके हैं बट कोई फायदा नहीं है। सिया को बहुत बुरा लगा राम के बारे में जानकर, आखिर ऐसा कुछ उसके साथ भी तो हुआ था। तभी पीछे एक आवाज आई, कोमल बेटा हमने अभी राम को इतने गुस्से से बाहर जाते हुए देखा है, क्या हुआ, वो इतना गुस्से में क्यों थे? कोमल, नहीं पापा जी, वो रेयांश उनके पास नहीं जा रहे हैं न, इसलिए गुस्सा होकर चले गए। तभी जतिन जी ने सिया को देखा जिसकी गोद में अभी भी रेयांश था, जो बिल्कुल सिया से अलग होना ही नहीं चाहता था। उन्हें ऐसे देख जतिन जी ने पूछा, ये बच्ची कौन है? तो कोमल जी ने जवाब दिया, पापा जी ये सिया है, मिस्टर खन्ना की भतीजी। अच्छा। तभी सिया ने झुककर दोनों लोगों के पैर छुए। दोनों लोग बहुत खुश हो गए और उसे आशीर्वाद भी दिया। जतिन, हमारे छोटे प्रिंस अपने दादू के पास आए, लेकिन प्रिंस बिल्कुल हिले ही नहीं, ये देखकर और सब हैरान हो गए। तभी ज्योत्सना जी ने कहा, अंडस को आप हमारे सबसे प्यारे पोते हैं, ना आए न दादी के पास, लेकिन मजाल है कि प्रिंस तब भी हिले हो उन्हें सब ऐसे देखकर। सतीश जी ने कहा, अंडस को पापा माँ हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन प्रिंस हमारे पास भी नहीं आए, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि प्रिंस ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तभी दादाजी ने कहा, अंडस को, सिया बेटा आप बताएं आपको क्या लगता है प्रिंस ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तभी सिया ने कहा, अंडस को, दादाजी बात ये कि कटिपी हमें बाहर गार्डन में छुपे मिले और ये बहुत रो रहे थे, कुछ तो हुआ है इनके साथ, वरना बच्चा बिना वजह इतना नहीं रोता। ये आप लोगटा लगाए, तब तक हम कटिपी को कुछ खिला देते हैं। सिया रेयांश को वहां से लेकर चली गई। तभी कोमल जी ने मिसेज खन्ना के सामने हाथ जोड़े और बोली, बहन जी हमें माफ कर दे, हमारे बच्चे की वजह से सिया को परेशानी हो रही है। आगे कुछ बोल पाती तभी मिसेज खन्ना ने उनकी बात काटते हुए बोली, कोमल जी आप माफी मत मांगिए, अब हम सब एक फैमिली है, तो ये सब बोलकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। तभी सतीश जी ने कहा, आइए सब लोग बैठते हैं, फंक्शन भी स्टार्ट करना है। वो लोग जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और सारे गेस्ट भी। आज के फंक्शन के होस्ट रोहन और मीरा थे। वही दूसरी तरफ गार्डन में राम गुस्से से लाल हो रहा था। जब उससे सिया ने उसके बेटे की मां के बारे में जानना चाहा था, उसे बहुत बुरा लगा था। वो सिया को पसंद करने लग गया है। ऐसे में ये सब बातें उसे हॉट ही कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। तभी प्रेम और करण भी आ गए वहां। करण, अंडस को, यार तू टेंशन मत ले, क्यों गुस्सा हो रहा है? राम, अंडस को, नहीं यार अब हम बिल्कुल ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो। तभी करण ने कहा, अंडस को, ये तेरे और सिया के बीच क्या चल रहा है? तू उसे पसंद करने लग गया है ना? जैसे ही राम ने ये सुना उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई।
जैसे ही करण और प्रेम ने ये देखा, दोनों ही खुशी से उछल पड़े और राम के गले लग गए। साले, हम दोनों तेरे लिए बहुत खुश हैं, अब सिया हमारी भाभी बनेगी। जैसे ही प्रेम ने कहा, राम और खुश हो गया। उसने अपने और सिया का नाम जोड़ा, सिया राम रघुवंशी। ये नाम लेते ही उसके अंदर एक अलग ही एहसास हो रहा था। तभी करण ने कहा, सालो चलो वरना मेरा संगीत होने से रहा। उसके बाद तीनों दोस्त हंसी खुशी मेंशन के अंदर आ गए और पार्टी एंजॉय करने लगे। जब राम ने देखा कि सिया कितने प्यार से उसके बेटे को खिला रही है, तो उसे बहुत ही खुशी हुई। एपिसोड 6, संगीत फंक्शन। सब लोग बैठ चुके थे अपनी जगह पर। रोहन और मीरा होस्ट करने लगे। रोहन, आइए सबसे पहले हम दूल्हा दुल्हन का डांस देखेंगे। करण और पूजा डांस फ्लोर पर आते हैं और म्यूजिक बजता है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले था ना इतना यकीन, मुझको हो पाया मुश्किल सी घड़ियां सा हुई। अब जो तू आया, एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे नाल जिंदगी जानिए, बस रहना तेरे नाल वे जुड़िए। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। ओ नाम अपना, नाल तेरे एक घर में सोचा। बारी कोला ते चन दिख जावे, अखां चा बितन राता सारियां। जे मन लागे ते अख ना लागे, प्यार ही ओहने ते प्यार ही खां। विच कोई आवे ता प्यार ही आहाना, दुनिया दे विच असी दुनिया तो दूर। हुन नाल तेरे मेरा हर सपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपनाओ। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा। इस जहां में हम दो अमीर, कोई नजर ना आए मैनू। तू दुनिया तो वक्री हो गई, उठा तैनू तकदा जावां। तू ही मेरी नौकरी हो गई, कोई नजर ना आए मैनू। तू दुनिया तो वक्री हो गई, उठा तैनू तकदा जावां। तू ही मेरी नौकरी हो गई, दूरियां एक पल भी ना गवारा हो। चल घूमे दुनिया तेरे संग आवारा हो, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। हाँ नाम अपना, नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सबने खूब तालियां बजाईं। सिया तो सिटी बजाने लगी। राम जो प्रिया के बगल में बैठा था, शॉक फ्लश्ड होकर उसे ही देख रहा था। जब सिया ने खुद के ऊपर नजर महसूस की तो राम की तरफ देखा, जो शॉक होकर उसे ही देख रहा था। सिया झेप कोल्ड स्वेट स्माइल गई और शांति से बैठ गई। मगर रेयांश जो उसकी गोद में बैठा था, वो खुशी से ताली बजाने लगा। सब उसे ऐसे देखकर बहुत खुश थे। राम की मानो तो दिली इच्छा पूरी हो गई हो, वो भी बहुत खुश हो गया। रोहन स्टेज में आया, उसने कहा कि वाह वाह क्या डांस था, एक बार जोर तालियां बजाए हमारे दूल्हा दुल्हन के लिए। सबने फिर जोर जोर तालियां बजाईं। मीरा, अब बारी है हमारे दुल्हन की बहनों की। सुमन स्टेज की बढ़ जाती है। जब सिया जाने वाली होती है तो रेयांश उसे पकड़ लेता है। सिया रेयांश से, कटिप्पी मैं डांस करने जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में, आपको मेरा डांस नहीं देखना क्या? तो रेयांश हाँ सर हिला देता है और सिया की गाल पर किस थ्रोइंग किसेस करता है। सिया रेयांश को राम की गोद में दे देती है। राम उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है और सिया मुस्कुरा कर थैंक्स बोलती है। सुमन और सिया स्टेज में जाती है। म्यूजिक बजता है। सिया, कान्हा की मुरली, छन छन, छोड़ के सूद बूद मीरा हुई रे, छोड़ के सूद बूद मीरा हुई रे, ऐसो मगन राधा नाची रे, हे राधे राधे। सुमन, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम। सिया, घूंघट के पैक जो उठाएगी, पनघट पे ठुमके लगाएगी, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम। सुमन, घूंघट के पर जो उठाएगी, पनघट पे ठुमके लगाएगी। सिया, कचरे की धार से, बाहों के हार से, कान्हा को अपने सजाएगी। म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। सुमन, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम। सिया, वृंदावन की बेहकी की बाकी गलियां, टांका झांकी करते हैं तेरी तरह सैन, वृंदावन की बेहकी की बाकी गलियां, टांका झांकी करते हैं तेरी तरह सैन, थोड़ा थोड़ा मीठा, झटपट मधुबन तेरी तरह सैया। सुमन, राधे राधे राधे, राधे 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 बोल दे, कान्हा की कानों में राधा प्रेम का रस घोल दे। सिया, कान्हा की प्रीत में, धड़कन की बित पे,
ढोल मंजीरे बजाएगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। सुमन, राधे राधे हे, राधे राधे हो, राधे राधे हो, राधे राधे। सिया, निंदिया उड़ाए मेरी बिरजू ये बंसी टोरी, टोरी दीवानी लगे गोपिया ये काली गोरी, माखन का नाम लेके करता है दिल तू चोरी, कान्हा तू चोर होक करता है सीना जोरी। सुमन, डॉट 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 डॉट, बांधी थी सीधी, जुल्मी यह जुल्फे तेरे पीछे भागे, हो बंधी थी सीधी, जुल्मी यह जुल्फे तेरे पीछे भागे, हो अधरों को कैसे करूं कहो बस में, भोर की लाली लागे के ये जागे। सिया, राधे राधे राधे, राधे 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 बोल दे, कान्हा की काली रातों में, प्रेम का रंग घोल दे। सिया और सुमन साथ में, कान्हा की प्रीत में, तारों को खींच के, दिन तक नचाएगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम, बोलो राधे राधे, राधे 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 श्याम। जैसे उनका गाना खत्म हुआ सब अपनी चेयर्स पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। रोहन, वाह क्या बात है, हमारी दोनों राधा ने तो स्टेज परफॉर्मेंस दी है। फिर दोनों नीचे आती है, सिया राम के पास जाकर रेयांश को राम की गोद सी ले लेती और बैठ जाती है। रेयांश ने सिया के दोनों गालों पर किस किसिस किया और उसे किसके गले लगा लेता है। मीरा, आइए चलिए चलते दूल्हे की तरफ, अब आ रहे दूल्हा का भाई, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रोहन स्टेज पर आता है, पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखा, चिकना कमीना देखा, चांद ने चीटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिल्ली गिल्ली अखा, पा परा परा, मेरी बात तेरी बात, ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू भात मुरी भात, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का, इस पे भूत कोई चढ़ा है, ठहरना जाना ना, अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त, छोड़ना जाने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना X2, ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जाने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना, हवा में हवा ना देखा, ढिमका फलाना देखा, सींग का सिंधारा खा के शेर का गुर्रा ना देखा, पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का, पा पारा पारा, हे बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड, राय के पहाड़ पर 3 फुट लिलिपुट, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का, अयाशी के ओवन में से खुद को मोड़ना जाने ना, कंबल बेवजह शर्म का ओढ़ना जाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त, छोड़ना जाने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना X2, आज सारे चांद तारे बन गए हैं डिस्को लाइट्स, जल के बुझा के हमको बुला के कह रहे हैं पार्टी आर नाइट्स, नाता बेतुकी दिल लगी से तोड़ना जाने ना, आने वाले कल की फिक्र से जुड़ना जाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त, छोड़ना जाने ना, हा, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना X2, ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जाने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। जैसे डांस खत्म हुआ वैसे सिया फिर से सिटी बजाने लगी। मीरा, वाह भाई क्या परफॉर्मेंस दी है, मजा आ गया। रोहन, थंकू बहना, अब बारी है मेरी प्यारी सिस्टर की, तो जोर से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। रोहन ने कहा। मीरा स्टेज पर आती है और म्यूजिक बजता है। हवा हवाए आवी विवी विवी विवी, हवा हवाए आवी विवी विवी वी, ची हो हुनुलुलु लुलु लुलु हुनुलुलु, हिंग बी के होन कोन किंग कॉन्ग, बड़ी ई सीनुसी यूसी लूसी, हसी तोसी लस्सी पिसी, मोमबासा पिंग पोंग, ओए 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 ओए, अक चिकी लकी चिकी, चिकी लकी छू, अक चिकी लकी चिकी चिकी, लकी चिकी छू, अक चिकी लकी चिकी चिकी, लकी चिकी छू, मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाए, हो मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाए, बदल हैं मेरी जुल्फे बिजली मेरी अंगाई, बिजली गिराने में हूँ ये, बिजली गिराने में हूँ ये, कहते हैं मुझको हवा हवाए, हवा हवाए हवा हवाए, बिजली गिराने में हूँ ये, हो बिजली गिराने में हूँ ये, कहते हैं मुझको हवा हवाए, हवा हवाए हवा हवाए, समझे क्या हो नदनो, मुझको भूली ना जानो, मैं हूँ सांपों की रानी, कांटा मांगे ना पानी, सागर से मोती छिनूं, दीपक से ज्योति छिनूं, पत्थर से आग लगा लून, साइंस से रात चुरा लून, हाँ चुरा लून हाँ चुरा लो, जिनो जो तुमने बात छुपाए, ओ जानो जो तुमने बात छुपाए, कहते हैं मुझको हवा हवाए,
हवा हवाए हवा हवाए, बिजली गिराने में हूँ ये कहते हैं मुझको हवा हवाए। आग चिकी लकी चिकी छू, रका चिकी लकी चिकी छू, रका चिकी लकी चिकी छू। लाए रंगीन अफसाने, तू भी सुन ले दीवाने, आ दिल में हलचल कर दूं, आ तुझको पागल कर दूं। मेरी आंखों में जादू, मेरी सांसों में खुशबू, जब मेरा ये तन लचके, जाए ना कोई बचके, कोई बचके, हाँ जी बचके। सूरत ही मैंने ऐसी पाई, सूरत ही मैंने ऐसी पाई, कहते हैं मुझको हवा हवाए। हवा हवाए, बिजली गिराने में हूँ ये, बिजली गिराने में हूँ ये, कहते हैं मुझको हवा हवाए। हवा हवाए, विवी, हवा हवाए, विवी। जैसे मीरा का डांस खत्म हुआ, सिया और सुमन ने सिटी बजाए, सबने बहुत एंजॉय किया। एपिसोड 7, सब लोग संगीत को खूब एंजॉय कर रहे थे, सब लोगों के डांस परफॉर्मेंस भी हो चुके थे। रोहन बस संगीत खत्म करने ही वाला था कि तभी सिया की गोद से रेयांश भागकर रोहन के पहुंचा और अपने नोटपैड में कुछ लिखकर रोहन को दिखाया। रोहन शौक होकर उसे देख रहा था। उसने उससे कहा, प्रिंस आप जानते हैं ना कि आपके डैड डांस नहीं करते हैं, फिर भी आप ये चाहते हैं। तो रेयांश ने हाँ में सर हिला दिया। बेचारा रोहन करता भी क्या, उसने औक बोल दिया। रेयांश वापस सिया के पास चला गया। रोहन ने फिर स्टेज में आकर बोला, अरे रुकिए जरा सब लोग, अभी हमारा एक डांस बाकी है। सब उसकी तरफ देखने लगे। तभी रोहन ने कहा, अब आएंगे हमारे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड यानी मेरे भाई राम रघुवंशी और उनके साथ सिया राजपूत। सब आंखें फाड़े रोहन को ही देख रहे थे। फिर उन्होंने राम की तरफ देखा जो आराम से बैठा था, जैसे उसे कोई मतलब ही न हो। सिया तो हक्की बक्की होकर कभी रोहन को तो कभी राम को घूरे जा रही थी। उसे अपनी और राम की ओर एक्सीडेंटल किस याद आ गई, उसे तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। जब रेयांश ने देखा कि दोनों में से कोई भी नहीं उठ रहा था तो उसने मुंह फुला लिया और अपने मन में कहा, ये लोग भी ना, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वरना वो बुरी आंटी डैडी से शादी कर लेंगी। फिर उसने सिया और राम का हाथ पकड़ा और उन्हें स्टेज तक ले गया। उन्हें वहां छोड़कर अपनी दादी के पास आ गया। राम और सिया स्टेज पर खड़े थे, तभी सारी लाइट बंद हुई और एक लाइट राम और सिया पर पड़ी। दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ... तभी म्यूजिक बजा। राम ने सिया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और सिया जाकर सीधे राम के सीने से टकराई। राम ने सिया की कमर को दूसरे हाथ से कसके पकड़ लिया। सिया तो राम के छूने से ही सिहर उठी। उसने धीरे से राम की आंखों में देखा तो उसकी काली गहरी आंखों में मानो सिया खोसी गई हो। वही राम का भी यही हाल था, वो सिया की उन भूरी आंखों का दीवाना हुआ जा रहा था। राम सिया का एक हाथ अपने कंधे में रखा, दूसरा अपने हाथ में लिया और डांस करने लगा। गाने के लिरिक्स भी राम के जज्बातों को बयां कर रहे थे। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। राम ने सिया को टनकिया किया और सिया की बैक राम के सीने से जा लगी। धीरे से राम ने अपना सर सिया के कंधे पर रखा। सिया की आंखें खुद ब खुद अपने आप बंद हो गईं। वो राम को महसूस करने लगी। उसे एहसास ही नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो तो सब कुछ भूलकर राम में खो गई थी। वही हाल राम का भी था, वो तो सिया को महसूस करना चाहता था। राम के दोनों हाथ सिया की कमर पर थे। सिया जैसे पिघल रही हो राम की बाहों में। राम ने सांसें चुपकर सिया की बैक को किस थ्रोइंग किसेस कर लिया। सोन तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कितने वादे नू मैं निभाऊंगा, तुझे हर वारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, ना ना ना। ओ, राम ने सिया को घुमाकर अपनी गोद में उठा लिया और एक बार घूमकर गाने के लिरिक्स के साथ फिर डांस करने लगा। धीरे से राम ने सिया के कंधे को चूम लिया और सिया की पकड़ राम पर कस गई। ... राम तो बस डांस करने में लगा था। ये सिया की हालत राम की करीबी से खराब होती जा रही थी। लखा तो जुदा में हुई तेरे खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर, लखा तो जुदा में हुई तेरे खातिर, तू ही मंजिल में तेरा मुसाफिर। रब नू भुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के दिल धकाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सोन तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कितने वादे नू मैं निभाऊंगा, तुझे हर वारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। जैसे ही गाना खत्म हुआ,
सबने जोर से तालियां बजाईं और सिया और राम अपने होश में वापस आए। उन्हें ऐसे देखकर कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे। सिया तुरंत स्टेज से उतरकर बाहर भाग गई और राम भी नीचे आ गया। रोहन ने संगीत खत्म होने का बोल दिया। सारे मेहमान जाने लगे। इधर सिया बाहर आकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश में लगी थी। उसे रह रहकर बार बार राम की करीबी याद आ रही थी। उसने मन में सोचा, ये क्या है शिवजी, इनके इतने करीब आने से मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों चल रही थी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे न उनसे दूर ही रहना होगा। हाँ सही है, मैं उनसे दूर ही रहूंगी। यही सब सोचते हुए वो वापस अंदर आ जाती हैं। उधर राम को करण और प्रेम छेड़ने में लगे थे। करण अंडस को, वाह भाई सही जा रहे हो, इतने करीब आ गए। प्रेम अंडस को, मुझे लगता है अब मुझे उन्हें यंग मैडम कहकर बुलाना चाहिए। ... राम ने एक सरसरी निगाह दोनों पर डाली तो दोनों शांत हो गए। मिस्टर खन्ना अंडस को, अच्छा तो रघुवंशी साहब हम लोगों को जाने की इजाजत दे, क्योंकि कल आप लोगों का स्वागत भी तो करना है। सतीश, बिल्कुल खन्ना साहब। सब जाने लगते हैं तभी रेयांश भागकर आता है और सिया के पैरों में लिपट जाता है। सिया अंडस को, कतिपी हम लोग कल मिलेंगे न, अभी जाने दो। मगर रेयांश नहीं हटता है और रोने लगता है। सबको उसका रोना देखकर बहुत बुरा लगता है। आखिर था तो वो 4 साल का बच्चा ही। सब उसे बहुत समझाते हैं मगर वो नहीं मानता। सिया से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो राम के पास जाकर बोलती है कि क्या मैं कतिपी को अपने लेकर जा सकती हूँ। पूरा रघुवंशी परिवार हैरान हो गया। कोई भी उनके प्रिंस कैसे लेकर जा सकता है, पर किसी की राम के आगे चलनी भी नहीं है। राम एक नज़र रेयांश को देखता है जो रो रोकर अपना बुरा हाल कर चुका है। फिर सिया की तरफ देखकर अंडस को, ठीक है आप ले जा सकती है, हम कल इनका सामान भेज देंगे। जैसे ही रेयांश ने सुना कि वो जा रहा है उसने तुरंत रोना बंद कर दिया और सिया से जाकर चिपक गया। सिया उसे गोद उठाकर प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके आंसू साफ की। पूरा खन्ना परिवार निकल गया। उनके जाने के बाद राम के दादाजी ने कहा, अंडस को आपने ऐसे कैसे हमारे प्रिंस को जाने दिया। राम ने एक नज़र उनकी तरफ देखा फिर सीधे अपने बेडरूम में चला गया। उनके जाने के बाद जतिन जी ने कहा, ये लगता क्या कभी हम माफ़ नहीं करेगा। उस दिन के बाद आज तक इसने हमसे बात तक नहीं की। सतीश जी, अंडस को पापा प्लीज़ उसे टाइम दीजिए। टाइम के साथ साथ वो हम सबसे पहले की तरह बात करने लग जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि उसने सिर्फ करण की शादी के लिए ही यहाँ आने को माना है। जतिन जी बस हाँ कहकर चले जाते हैं। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एपिसोड 8 खन्ना फैमिली खन्ना मेंशन पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सिया देखती है कि कतिपी सो चुका है तो वो उसे गोद में लेकर अपने बेडरूम की तरफ चली जाती हैं। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि सभी थके होते हैं इसलिए सो जाते हैं। सिया रूम में जाकर रेयांश को अपने बेड में लेटा देती है और उसके माथे पर किस करती है। तभी दरवाजे पर नोक होता है। सिया दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक सर्वेंट एक बैग लिए खड़ा है। वो उससे पूछती है कि क्या काम है, तो वो सर्वेंट बोलता है कि मैडम कोई ये सामान दे गया है रघुवंशी फैमिली से, इसलिए बड़े साहब ने आपको देने के लिए कहा है। सिया उसके हाथ से बैग लेती है और जाने का इशारा करती है तो वो चला जाता है। सिया गेट बंद कर अंदर आती है और बैग ओपन करती है तो देखती है कि रेयांश के कुछ कपड़े थे उसमें। सिया रेयांश को जगाने ही जा रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो देखती है कि कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो कुछ सोचकर उठा लेती है। अननोन, हेलो सिया। हेलो जी, आप कौन? अनकाउन, आई एम राम रघुवंशी। सिया तो ये सुनते ही शॉक हो गई। ये इतनी जल्दी इनको नो भी मिल गया? अभी पूछती हूँ। सिया जी, आपको मेरा नो कैसे मिला? मैंने तो नहीं दिया आपको। राम, वो क्या ना, मेरे लिए किसी का भी नो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर राम ने अपने बाल में हाथ फेरा। वही जानता था कि इस वक्त वो कितना खुश था। सिया ये सुनते हैं अपने दांतों तले अपनी जीभ काट लेती है। सिया मन में, सिया तू कैसे भूल गए ये राम रघुवंशी है, इनके लिए किसका नो निकलना कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो किसी को गायब भी करवा सकते हैं। बड़े आए राम रघुवंशी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे राम की आवाज आई। राम, हम जानते हैं कि आप अपने मन में हमें कोस रही है। सिया हैरान होकर हकलाते हुए, वो आपको कैसे पता कि हम यही सोच रहे थे? राम, बस यूं ही लगा। वैसे हमने ये पूछने के लिए कॉल की थी, क्या आपको प्रिंस के कपड़े मिल गए और वो कैसा है अभी? सिया शर्मिंदा होकर मन में, क्या सिया क्या फालतू सोच रही थी, वो तेरे लिए कॉल किए हैं तू भी ना। उन्होंने अपने बेटे के लिए कॉल की थी। वो यही सब सोच ही रही थी कि तभी राम की आवाज आई। राम, हेलो क्या हुआ, आपको कुछ बोलेंगी? सिया जी
जी वो कपड़े मिल गए और कटिपी भी सो गया है। राम, ओ, आप ख्याल रखिएगा अपना, ये कहकर उसने कॉल कर दिया। सिया ने भी हम कहकर रख दिया। फिर उसने रेयांश के कपड़े चेंज कर उसे अच्छे से सुलाया और खुद भी उसके साथ लेट गई। इधर राम के चेहरे पर मुस्कान थी, उसे सिया से बात कर बहुत अच्छा लग रहा था। राम मन में, सिया आपकी आवाज़ सुन ऐसा लगा कि अभी आपके पास आ जाऊं, पर हम इतनी जल्दीबाजी नहीं करना चाहते कि आप हमसे नाराज हो जाए। सिया आप सिर्फ हमारी है और हमारी ही बनेगी, हम आपको किसी का भी होने नहीं देंगे। वो ये सब सोचते हुए वो बेड में जाकर लेट गया और न जाने कब वो नींद के आगोश में चला गया। इधर सिया भी राम की किस और उसकी करीबी के बारे में सोचते हुए न जाने कब उसे भी नींद आ गई। मॉर्निंग 8 बजे डॉट 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 खन्ना में आज शादी की तैयारी हो रही थी, सभी काम में लगे हुए थे। तभी एक कार आकर रुकती है और उसमें से राम बाहर आता है और उसके हाथ में एक बैग था। राम अंदर आता है, तभी उसे मिस्टर खन्ना दिखते हैं तो वो उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। मिस्टर खन्ना, अरे मिस्टर रघुवंशी आप यहाँ। राम, हाँ वो प्रिंस की याद आ रही थी और कुछ सामान भी देना था। अब बेचारा राम क्या ही कहता कि उसे सिया की याद आ रही थी और वो रात भर सो भी नहीं पाया, इसीलिए सुबह होते ही आ गया। मिस्टर खन्ना ने उसे सिया का रूम बताया और उसे वहां जाने को कहा। फिर वो अपने काम में लग गए। राम सिया के बेडरूम में जाता है और देखता है कि सिया किसी बच्चों की तरह रेयांश को गले लगाए सो रही थी। धीरे से वो सिया के पास जाता है और रेयांश को उससे अलग करता है, फिर प्यार से रेयांश के माथे को किस करता है। फिर वो सिया के पास जाकर उसके भी माथे पर किस थ्रोइंग किसेस करता है। तभी उसकी नज़र सिया के होठों पर जाती है, उसका गला सूखने लगता है। वो खुद को कंट्रोल करता है, जाने लगता है, पर फिर भी उसकी नज़र बार बार सिया के होठों पर ही जा रही थी। जब उससे कंट्रोल नहीं तो उसने उसके होठों को चूम लिया, लेकिन अब उसका मन उसे और किस थ्रोइंग किसेस करने का करने लगा। वो उसे और डीप किस थ्रोइंग किसेस करने लगा। नींद में ही सिया को लगा कि उसके होठों पर कुछ गीला गीला लग रहा है। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी आंखें और बड़ी हो गई। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि राम ने अपनी टंग उसके मुंह में डाली और वो उसे और ज़्यादा इंटेंसली किस थ्रोइंग किसेस करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद उसने उसे छोड़ा। सिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से में राम को घूर रही थी, पर राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने किए कोई पछतावा नहीं था, उसका तो अभी मन भी नहीं भरा था। सिया राम को गुस्से में घूर रही थी और मन में सोच रही थी, मैं इस आदमी को मना क्यों नहीं कर पाती हूँ, जब देखो आकर चिपक जाता है। मेरा बस चले तो मैं इसे दूसरे ग्रह में छोड़ आऊं। अभी मेरा मन इन्हें बहुत कुछ सुनाने का कर रहा है, पर इनके सामने आते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। राम देखता है कि सिया कुछ नहीं बोल रही तो वो उसे उसके साथ लाया हुआ बैग उसे पकड़ा देता है और कहता है कि इसमें आपके और प्रिंस के कपड़े हैं, आज शाम आप दोनों यही पहनेंगे। सिया कहती है कि पर मेरे पास कपड़े हैं। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही राम बोल पड़ता है, आप यही पहनेगी बस। सिया बस मुंह बनाकर रह जाती है। फिर राम उसके माथे पर किस करता है और चला जाता है। सिया अभी भी हैरान थी, उसने सोचा ये इंसान कभी भी मेरी क्यों नहीं सुनता, बस ऑर्डर देता रहता है। एपिसोड 9। राम के जाने के बाद सिया धीरे से रेयांश को उठाती है और उसे नहलाकर तैयार करती है, फिर खुद भी तैयार होती है और दोनों नीचे आते हैं। डाइनिंग हॉल में सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सिया रेयांश को लेकर बैठ जाती है और खुद उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही बच्चे को खिला रही हो। सिया मन में, काश अगर मेरा बच्चा होता तो इस समय वो कटिपी की ही उम्र का होता। पर ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सफाई से अपने आंसू साफ कर लेती है जिससे कोई उसे देख न सके। कोष्टक। तभी मिस्टर खन्ना अंडस्को सिया की तरफ देखकर, सिया बेटा वो मिस्टर रघुवंशी आए थे प्रिंस से मिलने, क्या वो मिले? सिया जो खिला रही थी रेयांश को, अचानक ही उसके हाथ रुक गए और वो जो कुछ भी सुबह हुआ सोचने लगी। उसके गाल लाल हो गए, मगर उसने अपने आप को संभाला और कहा अंडस्को हाँ बड़ी वो आए थे और कटिपी उस समय सो रहा था तो उन्होंने उसे जगाया नहीं, उसके कपड़े देकर चले गए। मिस्टर खन्ना अंडस्को और बेटा। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। शाम हो गई थी। पूरा दिन रेयांश सिया के ही साथ था। दोनों ने खूब मजे भी किए। अब बारात आने का टाइम हो गया था। मिस्टर खन्ना और मिसेज खन्ना बारात के स्वागत की तैयारियों में लगे थे। ऊपर लड़कियां तैयार हो रही थी। सुमन ने पिंक कलर लहंगा पहना था, वो उसमें किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सिया ने नेवी ब्लू लहंगा पहना था और रेयांश ने भी नेवी ब्लू सूट पहना था। दोनों बिल्कुल माँ बेटे लग रहे थे। पूजा भी रेडी हो गई थी। रेड कलर लहंगा, गोल्डन दुपट्टा,
दुल्हन ही तरह सजी कमाल लग रही थी। इधर बारात भी आ गई। करण ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था। राम ने भी नेवी ब्लू 3 पीस सूट पहना था। सब लड़कियों की नज़र बस उसी पर थी। इतना कमाल जो लग रहा था, मगर उसकी नज़र बस सिया को ही ढूंढ रही थी। वो उसे देखना चाहता था कि सिया ने उसका दिया हुआ लहंगा पहना है कि नहीं। मिस्टर एंड मिसेज खन्ना बारात का स्वागत करते हैं, फिर सभी अंदर आते हैं। मिसेज खन्ना करण को टीका लगाकर उसे मंडप में बैठाती है और पंडित जी आगे की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि दुल्हन को बुलाए, तो मिसेज खन्ना ऊपर चली जाती है बुलाने। इधर मिस्टर अग्रवाल अपनी वाइफ और बेटी के साथ शादी में पहुंचे। उन्होंने मिस्टर खन्ना से मुलाकात की और बेटी की शादी की बधाई दी। इधर कामिनी ने जैसे ही राम को देखा तो उसकी नजरें ही उस पर टिक गई। उसने अपनी माँ सरिता से कहा, अंडस्को मॉम, वो देखो राम रघुवंशी कितना स्मार्ट है ना मॉम, मुझे उससे शादी करनी है। उसकी माँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलात है और कहती है तू चिंता न कर, मैं हूं ना, तेरी शादी राम से ही होगी। कामिनी ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी उसकी नज़र दुल्हन के साथ आती हुई सिया पर पड़ी। वो हैरान होकर उसे देख रही थी और उसकी गोद में उस बच्चे को भी देख रही थी। उसने सोचा क्या ये इसका बच्चा है? वो मरा नहीं था, वो जिंदा है। उसने जल्दी से अपनी माँ को उस ओर देखने को कहा। अंडस्को जैसे सरिता की नज़र सिया पर पड़ी वो भी शौक हो गई थी। इधर सिया जब नीचे आई तो उसकी नज़र राम पर पड़ी तो वो एकटक राम को ही देखने लगी, जो न जाने कब से उसे ही देख रहा था। तभी सिया ने देखा कि सारी लड़कियां राम को देखे जा रही है, तो उसने अपने मन में सोचा, इतना हैंडसम बनकर आने की क्या जरूरत थी, जैसे इनकी ही शादी हो। देखो इन बेशरम लड़कियों को कैसे देखे जा रही है। मेरा बस चले तो इनकी आंखें ही नोच लूं। और इनको देखो, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कोष्टक। फिर वो जाकर राम के पास खड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, अंडस्को सुनिए, यहाँ सारी लड़कियां आपको ही देख रही हैं। जब राम ने सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। उसने धीरे से सिया के कान में कहा कि अंडस्को पर हम तो बस आपको ही देख रहे हैं। ये सुनते ही सिया के गाल लाल हो गए। जब राम ने सिया के लाल गाल देखी तो उसका उसे किस करने का मन करने लगा, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और सिया से कहा कि वो बहुत सुंदर लग रही है। जब सिया ने सुना तो उसका चेहरा शर्म से झुक गया। उसने कहा कि वो कटिपी को कुछ खिलाकर लाती है, फिर वो चली गई। इधर जब कामिनी ने राम और सिया को इतने करीब देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी माँ से कहा कि अंडस्को मॉम, इस सिया से मैं इतनी नफरत करती हूँ कि मैं इसकी जान ही ले लूंगी। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राम के इतने करीब जाने की। मॉम आप ही कुछ करो। सरिता ने कहा, अंडस्को अरे बेटा, इस सिया से तो मैं भी बहुत नफरत करती हूँ। इसकी माँ से भी तो मैं नफरत करती थी, मगर मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। पर अब ये आ गई है, इसे भी इसकी माँ के पास पहुंचा देंगे। फिर माँ बेटी हंसने लगती हैं। इधर शादी हो गई थी और जूता चुराई की रस्म में सुमन और सिया ने कारण से पैसे मांगे। आखिर उसे पैसे देने ही पड़े। फिर विदाई की रस्में की गई। सब कोई रो रहा था। सिया और सुमन पूजा के गले लगकर बहुत रोती है। उसके बाद पूजा मिस्टर एंड मिसेज खन्ना के पास जाकर उनके गले लग रोने लगती है। फिर सिया और सुमन मिलकर उसे कार में बैठाती है। रघुवंशी फैमिली पहले निकल गई थी, अब करण की कार भी निकल गई। अब बस राम ही बचा था, क्योंकि उसे सिया से मिलकर जाना था, इसलिए वो रुका था। इधर सिया पूजा के जाने के बाद रियांश के साथ एक साइड में बैठकर उसे जूस पिला रही थी। वो काफी उदास थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी वहां सरिता और कामिनी आ गई। कामिनी ने अपनी माँ से कहा, अंडस्को देखो मॉम कौन है यहाँ, जो पहले ही अपने डैड की इंसल्ट करवा दी, अब यहाँ आकर खन्ना अंकल की भी ये इंसल्ट करा देगी। सरिता अंडस्को सही कहा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। इसकी माँ भी ऐसी ही थी, मेरे पति को फंसाकर उनसे शादी कर ली और अब ये अपने बच्चे का इस्तेमाल कर बड़े घर के लड़कों को फंसाएगी। आखिर परवरिश का ही तो असर है। जैसे ही सिया ने ये सब सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इन लोगों को देखा जो उसकी इंसल्ट कर रहे थे। उसने कहा, अंडस्को आप लोगों से कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। बेहतर यही होगा कि आप लोग अपने काम से मतलब रखें, समझे। और आप मुझे मत सिखाए कि कौन कैसा है। आपने डैड को फंसाकर उनसे शादी की। पता है न, जो औरतें दूसरों के पतियों छीनती हैं उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता है। सरिता को बहुत गुस्सा आ गया कि ये लड़की जिसने आज तक कभी उसे जवाब नहीं दिया, आज वो उनके आगे ये सब बोल रही थी। उन्होंने उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उन्होंने देखा कि मिसेज खन्ना ने उनका हाथ पकड़ रखा है।
उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर मिसेज खन्ना ने उन्हें कहने का मौका ही नहीं दिया और खींचकर उन्हें थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सरिता जमीन में गिर गई। मिसेज खन्ना ने कहा अंडस्को ये थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले तुम्हें मारना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी परवरिश पर उंगली उठाने की? अपनी बहन को मैंने पाला था और सिया को भी मैंने ही पाला है। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए थे मगर तुमने आज हद पार कर दी। ये कहते हुए उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी कामिनी बोली अंडस्को आंटी प्लीज आप मॉम को कुछ मत कहिए, सिया की हरकतों को देखिए, पता नहीं ये किसका बच्चा है, किसके साथ रात गुजारी है इसने। आपको नहीं लगता है कि ये कैरेक्टरलेस हैं और ये बच्चा नाजायज है? जैसे ही उसने ये कहा तभी वहां एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। एपिसोड 10। जैसे ही कामिनी ने कहा कि सिया कैरेक्टरलेस और ये बच्चा नाजायज है, तभी वहां एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। किसने कहा कि हमारा बच्चा नाजायज है? सबने पीछे मुड़कर देखा तो राम बेहद गुस्से से सबको घूर रहा था। इस समय वो किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। अगर कोई उसके सामने आ जाए तो उसका मरना तय है। जैसे ही कामिनी ने राम को देखा वो अपने आप को अच्छे से देखी, फिर उसने सोचा कि यही सही मौका है राम की नज़रों में सिया को गिरने का। उसने ये देखा ही नहीं कि इस वक्त राम कितने गुस्से में है। कामिनी आगे आए और बोली अंडस्को मिस्टर रघुवंशी, आपको शायद पता नहीं है कि आप गलत लड़की से बात कर रहे थे। ये सिया कैरेक्टरलेस है और इसका बिना शादी के बच्चा भी है। राम ने उसे देखा जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। उसने पूछा कहाँ है बच्चा? कामिनी ने कहा अंडस्को ये रहा जो इसकी गोद में है। पता नहीं किसका गंदा खून है। उसने बस इतना कहा ही था कि उसके गाल पर एक खींचकर थप्पड़ पड़ा, जिससे कामिनी सीधा जमीन में गिरी और उसके होठों से खून निकलने लगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई राम रघुवंशी के बेटे के बारे में ऐसा कहने की? वो रघुवंशी खानदान के प्रिंस है, रेयांश रघुवंशी। जैसे ही कामिनी ने सुना कि ये रेयांश रघुवंशी है तो वो बेहोशी होने वाली थी। आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? उसने राम की तरफ देखा जो उसके लिए यमराज लग रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, इसलिए उसने कहा अंडस्को राम। जैसे ही उसने कहा अंडस्को तभी राम ने कहा कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम राम रघुवंशी का नाम ले सको। तुमने अपनी औकात से बाहर जाकर काम किया है तो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी मिस्टर अग्रवाल उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा अंडस्को मिस्टर रघुवंशी प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। राम ने एक नज़र घूरकर मिस्टर अग्रवाल की तरफ देखा तो वो अंदर तक कांप गए। राम ने कहा अंडस्को इसकी किए की सजा की कोई माफ़ी नहीं है, इसलिए सजा तुम्हें भी मिलेगी। उसने इतने गुस्से में कहा था कि वहां खड़े सभी लोग कांप गए। खुद सिया भी राम को देखकर डर गई। सिया ने अपने मन में कहा अंडस्को हे शिवजी ये कितने डरावने लग रहे हैं। राम ने उसकी तरफ देखा जैसे उसकी बात सुन ली। उसने सिया की आंखों में आंसू देखे तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोच लिया था वो इन लोगों को सबक सिखा कर ही रहेगा। उसने मिस्टर अग्रवाल से कहा कि आपकी ये सजा है कि मैं आज से और अभी से आपके सारे कॉन्टैक्ट कैंसिल करता हूँ। उसने प्रेम को आवाज दी अंडस्को प्रेम तुरंत भागता हुआ आया और बोला अंडस्को जी बॉस। राम अंडस्को इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी कैंसिल करो। ओके। जैसे मिस्टर अग्रवाल ने सुना तो उन्हें शौक ही लग गया। बाकी लोग भी हैरान थे पर किसी की कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। मिस्टर अग्रवाल तुरंत राम के सामने गिड़गिड़ाने लगे, मगर राम ने उनकी एक बात नहीं सुनी। जब सिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल से राम के सामने जाकर बोली अंडस्को प्लीज राम इन्हें छोड़ दीजिए। जैसे सिया ने कहा तो राम ने उसकी तरफ देखा जो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। आज सिया ने पहली बार उसका नाम लिया था इसलिए वो मान गया। उसने फिर से प्रेम को आवाज दी अंडस्को प्रेम फिर से भागता हुआ आया और कहा अंडस्को जी बॉस। राम अंडस्को मिस्टर अग्रवाल के आधे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो बस। प्रेम अंडस्को ऑफ बॉस। मिस्टर अग्रवाल ने राहत की सांस ली और उन्होंने कहा अंडस्को मिस्टर रघुवंशी मैं अपनी पत्नी और बेटी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए ले गए। उनके जाने के बाद मिस्टर खन्ना ने राम से माफ़ी मांगी कि उनकी वजह से उनकी इंसल्ट हुई, मगर राम ने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर वो सिया के पास गया और धीरे से झुककर कहा, आप चिंता मत करो, हम आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं। पास्ट सबका होता है, जब तुम्हारा मन हो हमें बता देना, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है?
फिर धीरे से उसके माथे पर किस थ्रोइंग किसेस कर लिया। फिर रेयांश से कहा अंडस्को चलिए प्रिंस अब हमें जाना चाहिए। मगर रेयांश ने सिया को और कस के पकड़ लिया। फिर सिया ने उसे प्यार से समझाया कि वो कभी भी उससे मिलने आ सकता है, इसलिए रेयांश जाने को तैयार हो गया। राम और रेयांश के जाने के बाद सिया भी अपने रूम में चली गई। सब अपने अपने रूम में चले गए। आज का दिन किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। उधर रघुवंशी मैंशन में पूजा का गृह प्रवेश हुआ और बाकी की रस्में भी हुई। ये सब होते होते शाम हो गई। पूजा को उसके और करण के रूम में ले जाया गया। आज पूजा बहुत खुश थी कि उसकी शादी उसके प्यार से हुई और आज वो दोनों एक भी हो जाएंगे। तभी एक मेड उसके कमरे में डिनर रख कर चली गई। थोड़ी देर बाद करण रूम में आया और पूजा को देखा तो बस देखता ही रहा और फिर उसके पास जाकर उसे गले लगाया। फिर दोनों ने डिनर किया। फिर दोनों कपड़े चेंज करके बालकनी में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रहे थे कि तभी पूजा का फ़ोन बजा। उसने देखा तो सिया की कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन उठाया। उधर से सिया बोली अंडस्को दी आप कैसी हो, ठीक हो ना? हमारी याद आ रही कि नहीं आ रही, पर हमें आपकी बहुत याद आ रही है। पूजा अंडस्को अरे रुक जा, सुपर फास्ट कितना बोलेगी, मेरी भी तो सुन ले। फिर उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी बस डिनर किया है, और मम्मी पापा को भी बोल दे कि परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिया अंडस्को ऑफ दी। इतना कहकर सिया कॉल रख देती। सिया मन में अंडस्को आज दी बहुत खुश है, इसलिए उन्हें आज जो हुआ वो सब पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो भी डिनर करने नीचे चली गई। डाइनिंग हॉल में सभी बैठे डिनर कर रहे थे। तभी सिया ने कहा कि अंडस्को मासी और बड़ी आप दोनों से कुछ बात करनी है। फिर उसने धीरे से कहा वो मासी मैं अब अपने फ्लैट में ही रहूंगी। जैसे ही मिसेज खन्ना ने सुना वो गुस्सा हो गया और डांटते हुए बोली अंडस्को नहीं सिया, तू कहीं नहीं जाएगी, बस तू यही रहेगी। सिया अंडस्को प्लीज़ मासी मैं यह नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़ ना, आप लोगों से मिलने आती रहूंगी, जाने दे मुझे। मिस्टर खन्ना अंडस्को पर बेटा ऐसे कैसे आप अकेले रह लेंगी? सिया अंडस्को मिसेज खन्ना के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर प्लीज़ मासी मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप कब तक मेरा सपोर्ट करेगी? मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ है आप उसकी वजह से परेशान हो, पर मासी आप कब तक मेरा साथ देंगे? आखिर मुझे एक न एक दिन उनका सामना करना ही होगा, तो अभी से क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दे। आप देगी न मेरा साथ? मिसेज खन्ना अंडस्को ठीक है बेटा, पर याद रखना तेरी माँ है जिसके पास तू कभी भी आ सकती है, समझी? सिया अंडस्को जी मासी। फिर वो उनके गले लग गई। सुमन भी आकर उनके गले लग गई। सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। सिया ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी, सुबह होते ही उसे यहाँ से जाना था, फिर अगले दिन से उसे हॉस्पिटल भी ज्वाइन करना था। फिर वो सो जाती है। इधर राम रेयांश को अपने मेंशन में लेकर जाता है क्योंकि वो लोग वहाँ रहते हैं। तब तक रेयांश सो चुका था, वो उसे उसके रूम में ले जाकर लेटा देता है। फिर उसके माथे पर किस करके बाहर चला जाता है। राम सीधे अपने स्टडी रूम में जाता और वहाँ प्रेम पहले से ही मौजूद था। राम जाकर अपनी चेयर पर बैठता है और प्रेम कहना शुरू करता है प्रेम अंडस्को बॉस मिसेज सरिता जी मिस्टर अग्रवाल की दूसरी पत्नी है। पहली वाइफ उनकी सिया मैडम के बर्थ के टाइम ही डेथ हो गई थी, और फिर मिसेज खन्ना उसे अपने साथ ले आई क्योंकि उन्हें मिस्टर अग्रवाल पर जरा भी भरोसा नहीं था कि वो उस बच्ची का ध्यान रख भी पाएंगे या नहीं।